आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। राजा सुदर्शन की दुविधा और शास्त्र का दीप। विष्णु पुराण में कहा है, जो व्यक्ति विनम्र, सद्गुणी, धर्मनिष्ठ, सबका हित चाहने वाला और मैत्री भाव से युक्त होता है, उसके पास स्वयं ही सुख, सौभाग्य और सफलता आती है। जैसे जल सदैव नीचे की ओर बहता हुआ पात्र को भर देता है। भागीरथी के पवित्र तट पर, जहां जल के माथे पर आकाश का स्पर्श हर पल बदलता है, एक नगर है पटना। पुराने ग्रंथ उसे पाटलिपुत्र कहकर पुकारते हैं। उसी नगर में एक समय राजा सुदर्शन का राज्य था। न्यायप्रिय, दयालु, उदार और इतना निकट कि प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, अपना जन पालक मानती थी। सुदर्शन का मन परोपकार में रमता। उसके कर्म लोक कल्याण की निरंतर धारा थे। वे प्रजा के सुख दुख में ऐसे सम्मिलित होते जैसे पिता संतानों की पीड़ा में अपने कंधे रख देता है। कहना चाहिए, राजा सुदर्शन महाभारत में वर्णित राजाओं के सनातन धर्म पर अग्रसर थे। वेदव्यास ने राजधर्म के 3 लक्षण गिनाए हैं: प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना। सुदर्शन में ये तीनों गुण प्रखर थे। वे जानते थे, राजा को माली जैसा होना चाहिए, कोमल, पोषक, धैर्यवान, कोयला बनाने वाले जैसा नहीं, जो छूते ही काला कर दे। वे शासन को बगिया मानते और अपने को उस बगिया का माली। राजा के 3 पुत्र थे। मनुस्मृति स्मरण कराती है, पुत्र पुत नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए पुत्र कहलाता है। वेदव्यास कहते हैं, पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुख देने वाला दूसरा स्पर्श संसार में नहीं है। शास्त्रों में पुत्र को सुख प्रदाता, आनंदवर्धक कहा गया है। पर राजा सुदर्शन 3 पुत्र पाकर भी मन ही मन बेचैन थे। कारण यह है कि ऋषियों ने जिस पुत्र का स्वरूप बताया, आज्ञाकारी, हितकारी, अनुकूल चलने वाला, पुत्रोचित मर्यादा रखने वाला, वैसा कोई भी पुत्र उनके घर में जन्मा नहीं था। तीनों राजकुमार आलसी, अज्ञानी, दुर्गुणी, वक्रमार्गी, विनय रहित, कुसंगी और ये सब देखता हुआ पिता अपने ही हृदय में शास्त्र की उक्तियों से संशयग्रस्त हो गया। यदि आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है, तो मेरी आत्मा किन दुर्गुणों का बोझ लिए भीतर बैठी है। समय बीत रहा था। राजकुमार बड़े हो रहे थे और राजा की चिंता पंछी की तरह उनके हृदय में चहचहाती रहती। मेरे बाद इस राज्य और प्रजा का क्या होगा। एक दिन राजा विद्वानों से चर्चा कर रहे थे। दरबार में ज्ञान की अलग अलग धाराएं बह रही थी। कहीं नीति के स्फटिक, कहीं कथा के अनमोल मोती। तभी एक विद्वान ने 2 श्लोक सुनाए। स्वर ऐसा जैसे किसी ने दीपक की लो को हवा से बचा लिया हो। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंद एव सह यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्येनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अर्थ, शास्त्र मनुष्य के नेत्र हैं, यथार्थ और परोक्ष दोनों ज्ञान का साधन। जिसके पास शास्त्र नहीं, वह आंखें होते हुए भी अंधा है। और यौवन, धन, अधिकार, अविवेक, इनमें से प्रत्येक मनुष्य को पाप गर्त में फेंक सकता है। यदि किसी में चारों हो तो वह किस गर्त में गिरेगा, इसका अनुमान कठिन है। श्लोक राजा के हृदय पर चोट की तरह लगे। उन्हें अपने पुत्र याद आए और भीतर किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे पुत्रों के पास चारों हैं। राजा ने निश्वास भरा, कई कुपुत्रों से अच्छा एक सुपुत्र। असंख्य तारे आकाश को उतना उजास नहीं देते जितना एक चंद्रमा देता है, पर मेरे राजकुमारों में तो कोई भी चंद्रमा नहीं। विचारों के भंवर में राजा का सिर चकराया और अंत में उन्होंने एक व्रत सा ठान लिया, जैसे भी हो मैं इन्हें नीतिज्ञ और विद्वान बनाऊंगा। उसी समय दरबार से बाहर निकलते निकलते मंत्री विक्रम, जो राजा के मन को पढ़ लेता था, प्रकट हुआ। उसने विनय से पूछा, राजन, आपकी आंखों में चिंता की रेखाएं क्यों गहरी हैं? राजा ने पुत्रों की बात बताई। विक्रम मुस्कुरा दिया, राजन, आप चिंता न करें। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उपाय न हो। हम राज्य के सभी विद्वानों और गुणीजनों को एकत्र करें और उनसे सलाह लें। राजा को बात उचित लगी। शीघ्र ही निमंत्रण निकले और नियत दिवस व समय पर समस्त विद्वान राजदरबार में एकत्र हुए। राजा ने सभी का अभिवादन किया और कहा, विद्वानों, मुझे अपने पुत्रों की चिंता है। लगता है ये मेरे वंश को कलंकित करेंगे। संसार में उसी पुत्र का जन्म सफल होता है जो कुल का मान बढ़ाए। निरर्थक पुत्रों से क्या लाभ? कोई विद्वान यदि मेरे मूर्ख पुत्रों को भी विद्वान बना दे तो मैं उसका उपकार मानूंगा।
इस कार्य के लिए मैं 6 मास का समय देता हूं। सभा में सन्नाटा उतर आया। कोई भी विद्वान इतने कम समय में राजकुमारों को राजनीतिज्ञ बनाने की सामर्थ्य का दावा न कर सका, सिवाय एक के। एक वयोवृद्ध उठे, विष्णु शर्मा। उनकी आंखों में अनुभवनिष्ठ शांति थी। राजन, मैं वचन देता हूं, 6 महीनों के भीतर मैं राजपुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। दरबार में फुसफुसाहट, अचरज, फिर आनंद। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के साथ विदा किया और फिर शुरू हुई वह अद्भुत शिक्षा यात्रा जिसमें गुरु ने उन्हें ग्रंथों की सूखी परिभाषाएं नहीं, मनोरंजक कथाएं सुनाई। कथाएं जो हंसी के बीच नीति का बीज बो देती है। कथाएं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। इन्हीं कथाओं और नीति वाक्यों का संग्रह हितोपदेश कहलाया। और इस कथा संग्रह का प्रथम भाग मित्र लाभ, क्योंकि जीवन की पहली उपलब्धि मित्रता है और पहली परीक्षा विवेक। पहले इस भाग की प्रथम कथा से प्रारंभ करते हैं। विष्णु शर्मा ने कहा और शास्त्र का दीप जलाकर राजकुमारों के सामने रख दिया। दीप की लो तैरते हुए जैसे यह भी कह रही थी, शास्त्र मनुष्य के नेत्र हैं। जिसके पास ये नेत्र नहीं वह अंधकार में है। और कहीं भीतर एक मानो अदृश्य स्वर जोड़ देता, यौवन, धन, अधिकार, यदि इनके साथ विवेक न हो तो ये वरदान नहीं, विषकुंभ है। धर्म, राज्य और पिता की उहापोह। यह कथा केवल राजदरबार की घटना नहीं, ये राजा का आत्मसंवाद है। राजधर्म, पिता धर्म और पुरुषार्थ का त्रिधारा संगम। राजा को माली जैसा होना चाहिए, ये वाक्य कोई रूपक मात्र नहीं, ये शासन की प्रकृति है। माली की तरह राजा रोपता है, सींचता है, छांटता है, तभी बगिया महकती है। कोयला बनाने वाले की तरह वह केवल दंड दे तो बगिया जल जाती है, खिलती नहीं। राजा सुदर्शन ने अपनी व्यथा छिपाई नहीं, उसे नीति के सामने रख दिया। ये राजसी विनय है, धर्म का पहला लक्षण। और तब नीति भी उसकी सहायता करती है, विष्णु शर्मा के रूप में, जो कथा की मुलायम रेशमी डोर से कठोर सत्य को हृदय तक पहुंचा देते हैं। उधर पुत्र, जो मनुस्मृति के अनुसार पुत्र नरक से पिता का उद्धार करते हैं, जो वेदव्यास के अनुसार स्पर्श सुख के समान है। यदि वे ही कुसंगति में, वक्र मार्ग पर, अविवेक की बाढ़ में अपना यौवन, धन और अधिकार खर्च कर दें तो शास्त्र की उक्तियां पिता के लिए जख्म सी बन जाती हैं। पर यही तो नीति की शक्ति है, वह आदर्श को अनुभव की सड़क पर उतार देती है और पुत्र को शिष्य में बदल देती है। आज के युग में राजा सुदर्शन की पुनरावृत्ति। क्या राजा सुदर्शन की जैसी स्थिति आज अधिकांश माता पिता की नहीं हो गई है? उनके भी घरों में विद्या, साधन और अवसर की कोई कमी नहीं, फिर भी संतानें विवेकहीनता, अविनय और कुसंगति के जाल में उलझी जा रही हैं। जिस प्रकार सुदर्शन के तीनों पुत्र होते हुए भी वे अशांत और चिंतित थे, आज का प्रत्येक माता पिता उसी चिंता और विवस्था का अनुभव कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी के हाथों में यदि विवेक का दीप न हो तो धन, यश और यौवन तीनों ही विनाश का कारण बन जाते हैं। आज समाज को फिर विष्णु शर्मा जैसे शिक्षकों की आवश्यकता है, जो केवल ज्ञान ही न दें बल्कि जीवन का दिशाबोध दें, जो शास्त्रों की भाषा को नहीं, हृदय की भाषा में नीति सिखाएं, जो कथा के माध्यम से चरित्र को गढ़े। विद्यालयों में जानकारी नहीं, संस्कार की शिक्षा चाहिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी कमी सूचना की नहीं, दिशा की है। राजा सुदर्शन की व्यथा अब हर घर की व्यथा बन चुकी है और इस युग में हर माता पिता अपने मन में यही पुकार रहा है, हे विष्णु शर्मा, फिर से लौट आओ, हमारे पुत्रों को भी नीति, विवेक और सदाचार का अर्थ समझा दो। विष्णु शर्मा का संकेत, शास्त्र यानी नेत्र। विष्णु शर्मा जानते हैं बुद्धि को डांट से नहीं, दृष्टांत से पकड़ा जाता है। इसलिए वे कथा चुनते हैं, क्योंकि कथा हृदय के बंद दरवाजे को अंदर से खोल देती है। वे राजकुमारों को पहला पाठ देते हैं शास्त्र का। अनेक संशयोच्छेदी, संशय काटने का औजार वही है जो दृष्टि देता है। शास्त्र केवल सूत्र नहीं, वह नेत्र है, और नेत्र के बिना व्यक्ति आंखों वाला अंधा है। दूसरा पाठ, यौवन, धन, प्रभुत्व, ये सब तब तक उपयोगी नहीं जब तक उनके दाहिने खड़े विवेक की छाया न हो। यदि विवेक हट गया तो यौवन उच्छृंखलता बन जाता है, धन अंधता, अधिकार अत्याचार, और यदि तीनों के साथ अविवेक तो पतन की गहराई मापना कठिन। राजा के हृदय में यह पाठ केवल सुना नहीं गया, अंकित हो गया। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया, मेरे पुत्र सीखेंगे, और मंत्री विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य भी इस सीख का सहयोगी बने। यही सुशासन है, जहां व्यक्तिगत पीड़ा भी सार्वजनिक नीति में बदल जाती है। पाटलिपुत्र की हवा में एक नई सुगंध। राजकुमार विष्णु शर्मा के साथ विदा हुए। शाही रथ चला, पर यह किसी विलास यात्रा का रथ नहीं था, यह आत्म यात्रा का रथ था। पाटलिपुत्र की गलियों ने जैसे चुपचाप हाथ जोड़े,
भागीरथी ने लहर से आशीष दिया और प्रजा ने, जो अपने राजा के धर्म को पहचानती थी, मन ही मन कामना की। इन राजकुमारों का मन विवेक की ओर मुड़े। विष्णु शर्मा के आश्रय में कथाओं की पाठशाला खुली। वे हंसते हुए नीति सिखाते, खिलवाड़ में खेद दिखाते, उपहास में उद्धार। और यही संग्रह आगे चलकर हितोपदेश कहलाया, जिसका प्रथम भाग मित्र लाभ है। मित्र क्योंकि जीवन की पहली जीत मित्रता है। लाभ क्योंकि मित्रता का लाभ केवल संग नहीं, संयम है। पहली कथा से शुरू करते हैं, विष्णु शर्मा ने कहा। और इस तरह शास्त्र का दीप, जिसे उन्होंने नेत्र कहा था, राजकुमारों की आंखों में दृष्टि बनकर जल उठा। ग्रेस रिमाइंडर्स, विजडम कैप्सूल्स। नंबर 1, राजा को न्यायप्रिय, दयालु और उदार होना चाहिए। राजधर्म की जड़ न्याय, तना दयालुता, फल उदारता, यही सुशासन का वृक्ष है। नंबर 2, राजा की सोच सदैव परोपकारी और लोक कल्याणकारी हो। राज्य तभी दीर्घायुषी होता है जब राजा का हित प्रजा का हित होता है। नंबर 3, राजधर्म के 3 लक्षण वेद व्यास जी के अनुसार: प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना, व्यवहार में सरलता, यही राजनीति का त्रिवेणी संगम है। नंबर 4, राजा एक माली के समान हो, न कि कोयला बनाने वाला। वह रोपता है, सींचता है, छांटता है, प्रजा उसके स्पर्श से हरी होती है, काली नहीं। नंबर 5, मनुस्मृति। पुत्र पुत्र नरक से पिता को का उद्धार करता है, इसलिए पुत्र होना केवल जन्म नहीं, कर्तव्य है। नंबर 6, वेदव्यास। पुत्र के स्पर्श से बढ़कर कोई सुख नहीं, पर यह सुख सद्गुण से आता है, दुर्गुण से वेदना बन जाता है। नंबर 7, शास्त्र कहते हैं पुत्र माता पिता का आनंद वर्धक है। आनंद तभी बढ़ता है जब पुत्र आज्ञाकारी, हितकारी, मर्यादित हो। नंबर 8, शास्त्र यानी नेत्र। वे यथार्थ ही नहीं, परोक्ष भी दिखाते हैं। शास्त्र विहीन व्यक्ति आंखों वाला अंधा है। नंबर 9, यौवन प्लस धन प्लस अधिकार प्लस अविवेक यानी पतन। इनमें से एक भी अनर्थ कर सकता है। चारों हुए तो गर्त की गहराई अकल्पनीय है। और नंबर 10, सफल वही पुत्र जो वंश की मान मर्यादा बढ़ाए। संख्या नहीं, गुण उजास देता है। तारों से नहीं, चंद्रमा से रात उजली होती है। धन्यवाद।